हेलो। तो आज हम अम्ल और आधार या एसिड एंड बेसिस पर सवालों को हल करना शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दो अणुओं में से कौन सा अधिक अम्लीय या एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे पास CF3COOH है और हमारे पास CF3CO3H है। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे प्रश्न के साथ पूछा जाता है कि कौन सा अणु अधिक अम्लीय या एसिडिक है और आपको दो अणुओं के बीच तुलना करने के लिए कहा जाता है, आपको जो करने की आवश्यकता है उसे पहले संबंधित एसिड या अम्ल के संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को लिखें। तो ये हमारे अम्लीय या एसिडिक अणु हैं और हम उनके संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेस को लिखने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, CF3COO नेगेटिव और हमारे पास CF3SO3 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे संयुग्मित आधार या कॉन्जुगेट बेस हैं। अब अगला प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि प्रत्येक संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस में ऐसा कौन सा तत्व है जो ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज वहन किए है। यदि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं तो आप वास्तव में उनकी स्थिरता की तुलना या तो उनके आकार के आधार पर कर सकते हैं या उनकी ऋण वैद्युत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनकी आप तुलना करना चाहेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखते हैं कि यह ऑक्सीजन परमाणु है जो दोनों मामलों में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को वहन किए हैं, तो फिर मैं कैसे तय करूं कि कौन अधिक स्थिर है। ठीक है, कारण क्यों हम संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेसिस की तुलना करना, जैसा कि आप जानते हैं संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही प्रबल अम्ल या एसिड होता है। सही, तो अब यदि आप वास्तव में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज वाले तत्व की तुलना नहीं कर सकते हैं तो आपके द्वारा तुलना की जाने वाली अगली चीज अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के कारण संभावित स्थिरता स्थायित्व प्रभाव यानी स्टेबिलिटी इफेक्ट है। तो अब चलो अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें। अगर मैं वास्तव में यह देखती हूं कि मेरे पास एक अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या CF3COOH के लिए एक अतिरिक्त अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जबकि अगर मैं अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाती हूं तो मैं दो संभावित अनुनाद संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कर्षित कर सकती हूं और ये सभी मान्य अनुनाद या रेजोनेंस योगदानकर्ता हैं। ठीक है, तो एक मामले में ऑक्सीजन पर वह ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज, यह ऑक्सीजन उदाहरण के लिए दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच वितरित किया जा सकता है। सही, तो यहां आपके पास यह ऑक्सीजन भी है जो कि ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को साझा करता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऋण या नेगेटिव होंगे, लेकिन इस मामले में तीन ऑक्सीजन हैं जो अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड में आंशिक रूप से ऋण या नेगेटिव हो सकते हैं। तो CF3SO3H के मामले में क्या होगा? ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? आप वास्तव में आवेश या चार्ज को अधिक वितरित कर सकते हैं ताकि यह ऑक्सीजन की अधिक संख्या पर जा सके और इस प्रकार यह बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक बन जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया, हमने संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेसिस को देखा। हम कहते हैं कि संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण अधिक स्थिर या स्थायी है। अब अगले पर चलते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित जोड़ी में हम अनुमान लगाते हैं कि कौन सा प्रबल एसिड है, फिर इसी तरह की तर्ज पर प्रश्न तैयार किया जाता है। तो अब मेरे पास अगली जोड़ी एसिटिलीन बनाम इथीन है और अगर आपको यह याद है कि हमने अपने व्याख्यान के दौरान इस बारे में भी बात की थी, फिर से हम क्या करते हैं, हम संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेसिस को देखते हैं। तो मैं संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को CB लिखने वाली हूं। अगर मैं इस मामले में संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को देखती हूं तो मेरे पास ऋण आवेश या नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है। इस मामले में भी मेरे पास ऋण आवेश यानी नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है। तो ये दोनों इन दो यौगिकों के संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस हैं। फिर पहला प्रश्न यह है कि ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को वहन करने वाला तत्व क्या है, और यदि आप देखते हैं कि दोनों कार्बन हैं तो हम वास्तव में आकार या वैद्युतीय ऋणात्मकता
या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अंतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुंजी है, भले ही वे दोनों कार्बन हैं लेकिन वे एक ही प्रकार के कार्बन नहीं हैं। एक मामले में आपके पास sp संकरणित कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है पहले मामले में, जहां दूसरे मामले में आपके पास sp2 संकरणित कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक, यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो sp संकरणित कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अधिक s गुण होता है। ठीक है, अधिक s गुण का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाभिक या न्यूक्लियस के करीब है, मतलब आवेश या चार्ज, ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज अधिक बेहतर स्थायी हो सकता है क्योंकि आप नाभिक या न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं, जबकि sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के मामले में अब s गुण का प्रतिशत कम हो गया है, इसलिए आपके पास उस ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज के लिए कम स्थिरता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विशेष यौगिक एसिटिलीन अधिक अम्लीय या एसिडिक होगा। और वास्तव में यह है कि आप एसिटिलीन का pK 25 के करीब देखते हैं, जहां हमारे कार्यपत्रक में इथीन के लिए लगभग 40 है। सही, तो कार्बन परमाणु के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के कारण उत्पन्न होने वाले दो यौगिकों के अम्लीयता या एसिडिटीज में अंतर है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर जाएं। अगला प्रश्न H3PO4 बनाम H2PO4 नेगेटिव के बारे में बात करता है। सही, तो हम फिर से H3PO4 संरचना बनाम H2PO4 नेगेटिव कर्षित करते हैं। सही, अब यदि आप वास्तव में दूसरे को यह H2PO4 नेगेटिव देखते हैं, पहले वाले का संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस है, जब भी ऐसा होता है तो आप यह मान सकते हैं कि प्रारंभिक एसिड बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जैसे ही यह अणु प्रोटॉन खो देता है और इस अणु का संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस इस तरह दिखाई देगा, जहां इस मामले में यह इस तरह दिखेगा। सही, यदि आप अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की संभावित संख्या देखते हैं तो मैं इस आवेश या चार्ज को इस तरह अनुनादित या रेजोनेट कर सकती हूं, जहां इस मामले में आपके पास दो ऑक्सीजन हैं, दो इलेक्ट्रॉनों को डालते हुए वास्तव में इस विशेष यौगिक को और अधिक अस्थायी बनाते हैं। सही, तो इस मामले में संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस की बेहतर स्थिरता है। सही, क्योंकि आप उस अनुनाद या रेजोनेंस योगदानकर्ता को बेहतर तरीके से कर्षित कर सकते हैं। हालांकि भले ही यहां दो अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और यहां दो अनुनादी संरचनाएं हैं, इस मामले में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज की एक इकाई है जिसे स्थायी करना होगा, जबकि इस मामले में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज की दो इकाइयां होती हैं जिन्हें स्थायी करना होगा। इसलिए H3PO4 अधिक अम्लीय या एसिडिक अणु बन जाता है क्योंकि इसका संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस बहुत अधिक स्थायी होता है। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। अगला सवाल HNO2 बनाम HNO3 के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर से संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस बनाएं। जब भी आपको दो अणुओं की अम्लता या एसिडिटी का सामना करना पड़ता है और यदि आपको उनकी तुलना करनी है तो पहली बात यह है कि हम हमेशा यह करते हैं कि हम उनके संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेसिस को बनाते हैं और हम संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस की अम्लता या एसिडिटी की जांच करते हैं। सही, अब इस मामले में यदि आप वास्तव में देखें कि मेरे पास अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की एक जोड़ी है जो इस तरह दिखती है, जहां दूसरे मामले में भी मेरे पास अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो इस तरह दिखते हैं। लेकिन इस मामले में आपके पास एक धन आवेशित या पॉजिटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन परमाणु है जो बहुत अधिक प्रेरणिकत रूप से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, यानी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और वास्तव में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को स्थायी कर सकता है। इसलिए HNO2 की तुलना में HNO3 अधिक अम्लीय या एसिडिक हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास CH4 और CHCN थ्राइस के बीच सवाल है। ठीक है, अब हम इसके बारे में सोचते हैं, फिर संगत एसिड के लिए संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेस को कर्षित करें। यह CH3 नेगेटिव होगा, जबकि यह हाइड्रोजन के बजाय अब आपके पास साइनो समूह होगा। यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो इनमें से प्रत्येक साइनो समूह की संरचना इस तरह की है। इसलिए अगर मैं इसे पूरी तरह से कर्षित करती हूं तो यह इस तरह दिखता है। सही,
और उस कार्बन पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज अब बहुत अधिक स्थायी हो गया है, क्योंकि आप यहां इलेक्ट्रॉनों को धकेल सकते हैं और उनमें से प्रत्येक साइनो समूह अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर से गुजर सकता है और आपको एक संभावित अनुनाद या रेजोनेंस योगदानकर्ता दे सकता है। यह भी याद रखें कि साइनो C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेरणिक रूप से निकालने वाला इंडक्टिवली विड्रॉइंग समूह है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह बहुत अधिक स्थायी हो जाता है। तो अगर संयुग्म आधार बहुत अधिक स्थायी होता है तो संबंधित अम्ल बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक हो जाता है। तो इस मामले में यह हमारा अम्लीय या एसिडिक अणु होगा, ठीक है। तो याद रखें, जब भी आपको दो अणुओं के बीच तुलना करने के लिए कहा जाता है तो हम आपको दो यादृच्छिक या रैंडम अणुओं की तुलना करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दो अणुओं के बीच कुछ तुलना संभव है और हमेशा उस तुलना बिंदु की तलाश करते हैं, इस अर्थ में क्या तत्व वही है, या यदि यह एक अलग तत्व है तो उनकी ऋण वैद्युत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है, उनके आकार में क्या अंतर है, सही। या यदि यह वही तत्व है तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन समान है, अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की संख्या समान है। इसलिए जब भी संभव हो दो यौगिकों के संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेस की स्थिरता के बीच अंतर के उस बिंदु को देखें। मैं यहां एक और यौगिक को देखने जा रही हूं, यह थोड़ा मुश्किल है। इस मामले में दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे वे संबंधित प्रोटोनेटेड अमाइन हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि उनमें से कौन सा वास्तव में बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है, सही है। आइए संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेस को देखें। अब पहली बार में दोनों संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस वास्तव में स्थायी दिखते हैं क्योंकि आपने दो अनावेशी या न्यूट्रल अणुओं को उत्पन्न किया है, उनके पास आवेश या चार्ज नहीं है। संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस प्रत्येक मामले में अधिक स्थायी दिखता है, सही। तो फिर हम क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनमें से एक को दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक स्थायी होना चाहिए। यदि आप इस पहले के बारे में सोचते हैं तो नाइट्रोजन पर एकाकी जोड़ी या लोन पेयर अब वास्तव में दोनों छल्लों में अनुनाद हो सकती है, यह दो छल्लों में फैल सकता है क्योंकि आप अब इन दो इलेक्ट्रॉनों को प्रत्येक एक छल्ले में धकेलने में सक्षम हैं और इस मामले में बहुत अधिक संख्या या कई अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि दूसरे मामले में यह नाइट्रोजन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को उस कार्बन की ओर धकेल नहीं सकता है, उस तरह की अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर संभव नहीं है। तो हमारे पास जो कुछ भी है वह यह है कि यह विशेष अणु बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है क्योंकि इसी संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस से यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को छल्ला या रिंग सिस्टम में धकेल देता है और इसे बहुत अधिक स्थायी बना देता है, ठीक है। आइए इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर जाएं। अब हमारे पास अगला प्रश्न एक कीटोन बनाम एल्डिहाइड के बीच है और हम जो तुलना कर रहे हैं वह अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता या एसिडिटी है, सही है। तो इन हाइड्रोजन में से एक अल्फा हाइड्रोजन का अर्थ है कि कार्बन पर हाइड्रोजन जो कि CO से एक कार्बन दूर है या अगला कार्बन जो CO से जुड़ा है उस कार्बन पर अम्लता या एसिडिटी क्या है। तो इस मामले में यह अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं फिर से पहला कदम है संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को देखना। और हमारे पास क्या है, इस मामले में संयुग्म आधार इस तरह दिखता है, यहाँ संयुग्म आधार इस तरह दिखता है। अब अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे दोनों कार्बन हैं, सही। ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज दोनों कार्बन वहन कर रहे हैं। आप वास्तव में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज वहन करने वाले तत्व की तुलना नहीं कर सकते। तो आप आगे बढ़ते हैं, आप अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यदि आप वास्तव में देखें कि दोनों अणुओं में अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की समान संख्या है, क्योंकि मैं उस कार्बोनिल कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनों को धकेलकर एक अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकती हूं जो दोनों मामलों में एक ही है। तो आप वास्तव में अब तक दो अणुओं के बीच अंतर नहीं कर सकते, केवल अनुनाद संरचनाओं की संख्या के आधार पर। लेकिन फिर जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अणु में अंतर इस कीटोन और इस हाइड्रोजन के बीच आता है,
ठीक है। तो कीटोन और एल्डिहाइड CH3 और हाइड्रोजन, यहाँ CH3 समूह प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान यानी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला है। सभी एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा बंधन में धकेलते हैं क्योंकि वे प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान करता है यानी इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जबकि हाइड्रोजन प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दानकर्ता या इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव जो कार्बन पर होता है वह कीटोन के मामले में कम हो जाता है। क्या होता है, कीटोन की डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव या कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनात्मक या पार्शियल पॉजिटिव एल्डिहाइड के मामले में उतना प्रबल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुनाद योगदानकर्ता या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कम होगा, ठीक है, क्योंकि यह ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव द्वारा अधिक स्थायी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव कम है और यहाँ बहुत अधिक डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास यह विशेष रूप से एल्डिहाइड अधिक अम्लीय या एसिडिक है, क्योंकि यह विशेष ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर उस उच्च डेल्टा धनात्मक या डेल्टा पॉजिटिव द्वारा स्थायी किया जा रहा है जो यौगिक को बहुत अधिक स्थायी बनाता है। तो एल्डिहाइड के मामले में संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस कीटोन की तुलना में बहुत अधिक स्थायी है, ठीक है। चलिए हमारे पिछले उदाहरण पर चलें, यह है, चलो एक और करते हैं, ये है सही। तो प्रत्येक मामले में हमें संबंधित प्रोटॉन के pKa पर नजर डालते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रत्येक मामले में CH2 नेगेटिव CHO बनाम CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 में संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को देखना होगा। अब हम तुलना करते हैं, मुझे इन दोनों अणुओं की स्थिरता को देखना होगा। दोनों मामलों में आवेश कार्बन पर है, इसलिए हम वास्तव में तत्व की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं वास्तव में अब तुलना करती हूं, अगर मैं अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की तुलना करती हूं, तो चलिए अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कर्षित करते हैं। आप जो निरीक्षण करेंगे वह यह है कि इस विशेष पहले यौगिक की अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है जो ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज वहन किए है, जबकि दूसरे मामले में दोनों अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन है जो ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज वहन किए हैं। तो आपने जो यहां देखा वह है कि ऑक्सीजन बनाम कार्बन जो ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज को वहन करते हैं, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ऑक्सीजन उस ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज को कार्बन की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से पकड़ सकता है, ठीक है। तो इस मामले में यह एक विशेष अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत अधिक स्थायी है। हालांकि इस मामले में दोनों अनुनाद संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स समान रूप से स्थायी या अस्थायी हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन पहले मामले में आपने एक अनुनाद योगदानकर्ताओं या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स को उत्पन्न किया है जो अधिक स्थायी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित प्रारंभिक सामग्री बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। तो अगला सवाल है, बढ़ती अम्लता या एसिडिटी के आधार पर अणुओं की व्यवस्था करें। पहला अणु डाइकीटोन है, अगला अणु बीटा कीटो एस्टर है और अगला अणु बीटा डायस्टर अणु है, ठीक है। फिर अगर हमें अम्लता या एसिडिटी को देखना है तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि कौन सा प्रोटॉन है जो प्रत्येक मामले में सबसे अम्लीय या एसिडिक है, ठीक है। यदि आप प्रत्येक मामले में इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे बीच में ये प्रोटॉन है जो वास्तव में प्रकृति में अम्लीय या एसिडिक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि यदि आप उस प्रोटॉन को हटाकर उस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं तो उस ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज को स्थायी किया जा सकता है, जैसे कि यह दो कार्बोनिल समूहों पर फैलाया जा सकता है जो इसके समीप हैं, जो वास्तव में ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज को अधिक स्थायी बनाता है और इसलिए विशेष प्रोटॉन बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है। तो अब हम प्रत्येक मामले में संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इन तीन चीजों को देखते हैं। यदि आप इन संयुग्म आधारों या कॉन्जुगेट बेस में से प्रत्येक को देखते हैं और यदि आप स्थिरता का अनुमान लगाना चाहते हैं, याद रखें कि उनमें से हर एक के पास अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की समान संख्या होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक मामले में आपके पास CO उसके साथ सटा हुआ है,
सही, या इसके दोनों तरफ। तो ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को दोनों CO में से किसी पर भी फैलाया जा सकता है, बल्कि दोनों CO पर इसे अधिक समान और स्थायी बनाने के लिए। फिर अंतर की बात क्या है? यदि आप वास्तव में अंतर के बिंदु को देखते हैं जो वास्तव में यहां आता है, तो आपके पास प्रत्येक मामले में CH3 समूह है। जो अंतर बिंदु का अंतर यह है CH3 बनाम OCH3 और आखिरी में दोनों तरफ OCH3 है। तो यह सच में अंतर की बात है। तो कैसे यह CH3 बनाम OCH3 बनाम दोनों OCH3 वास्तव में अलग हैं, सही? हमने देखा है कि मिथाइल समूह प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, ठीक है? तो CH3 आपको सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों को देने जा रहा है जो इसे अस्थायी बनाता है। OCH3 के बारे में क्या? वह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को दूर खींच रहा है, ठीक है? तो इस बारे में सोचने वाली एक बात यह है कि वह ऑक्सीजन प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, लेकिन इसके बारे में सोचें, ऑक्सीजन अनुनादी रेजोनेंस या रेजोनेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकते हैं। तो एक चीज यह है कि आपके पास यह अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकती है, या आपके पास यह अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकती है। वास्तव में यह कि आप क्या निरीक्षण करते हैं और अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट वास्तव में प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट अधिग्रहण करता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को उस CO में धकेल सकता है, जिससे ऑक्सीजन यहाँ है, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन बंधन वास्तव में इलेक्ट्रॉनों से समृद्ध होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज वास्तव में स्थायी नहीं हो पाता। तो क्या होता है यदि आप वास्तव में इन यौगिकों के pKa को देखते हैं, तो इस विशेष प्रोटॉन में 9 के करीब pKa है, इस विशेष यौगिक में 11 के करीब pKa है और अगले में 13 के करीब pKa होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि कौन सा अधिक अम्लीय है। डाइकीटोन एस्टर की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है, और जो बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक है संबंधित डायस्टर अणु की तुलना में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और चलो एक और प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? तो अब सवाल यह है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन से हाइड्रोजन को आधार या बेस द्वारा तेजी से हटाया जा सकता है और क्यों, सही? तो कौन सा एक, या बल्कि सवाल यह है कि कौन से हाइड्रोजन अधिक अम्लीय या एसिडिक हैं, सही? तो चलो यहाँ पहले अणु को देखें। इसके बारे में सोचने के तरीकों में से एक यह है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और वास्तव में इन प्रत्येक प्रकार के प्रोटॉन के pKa को देख सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि यह 25 के आसपास pKa है, क्योंकि यह sp संकरित कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर है, तो यह pKa 40 है। यह भी pKa 40 के बारे में है, ठीक है? यह भी pKa 40 के बारे में है, सही? पहली नजर में यह यहाँ इस तरह दिखता है, जैसे sp3 संकरित कार्बन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर pKa 60 हो सकता है, लेकिन यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस में उस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज सृजन करती हूं, तो 2 कार्बन में से किसी एक पर ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज फैल सकता है, इस तरफ एक और दूसरी तरफ एक, और मैं वास्तव में कई अनुनादी संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न कर सकती हूं यदि ऐसा होता है। तो यह एलाइलिक स्थान, और हम देखेंगे कि एलाइलिक स्थान अल्कीन्स में क्या है। लेकिन इस पर जाने के लिए एलाइलिक पोजीशन दोहरा बंधन या त्रिक बंधन के बगल में कार्बन है, सही? जब भी आपके पास एलाइलिक पोजीशन होती है, वह कार्बन बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक हो सकता है, क्योंकि अब जब आप उस कार्बन पर या संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस के उस कार्बन पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, तो ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को किसी भी तरफ अनुनाद या रेजोनेंस द्वारा स्थिर किया जा सकता है। तो यदि मैं संगत संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाती हूं, तो इसे यहाँ अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा फैलाया जा सकता है, या आप इसे इस तरह भी फैला सकते हैं कि आप दूसरे छोर पर अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर्षित कर सकते हैं। तो मैं इस ओर अनुनाद संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर कर्षित कर सकती हूँ, ठीक है? तो
जब मैं इन्हें देखती हूं तो इनमें से कोई भी प्रोटॉन वे पूरे अणु में बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक होते हैं, और अगर मैं इस अणु को आधार या बेस में रखती हूं तो वह प्रोटॉन है जो सबसे पहले एसिड बेस या अम्ल आधार अभिक्रिया में हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम अगले को देखते हैं। अगला यहाँ है। ठीक है, अब जैसा कि हम अणु के सभी प्रोटॉनों को देखते हैं, चलो इसके बारे में सोचते हैं। ये सभी विनाइलिक प्रोटॉन हैं, जिसका अर्थ है कि वे कार्बन कार्बन दोहरा बंधन पर हैं। उनका pKa लगभग 40 है। आइए हम इसे यहाँ देखें। यह ऐसा है कि यह एलाइलिक नहीं है। एलाइलिक दोहरे बंधन से केवल एक कार्बन दूर है, यह 2 कार्बन दूर है। तो यह sp3 संकरित कार्बन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरह है। तो यह pKa 50 से 60 के करीब है, तो चलो इसे pKa 50 कहते हैं। लेकिन अगर आप इस एक प्रोटॉन को देखें यहाँ, ठीक है, अगर मैं डीप्रोटोनेट करूं उस एक प्रोटॉन को और उसका अनुरूप आधार या कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो मैं किस चीज को उत्पन्न करूंगी? मैं इस विशेष एनायन को उत्पन्न करूंगी। अब यह कार्बेनायन अति स्थायी है। यह बेहद स्थायी क्यों है? यदि आप उस एरोमेटिसिटी के उदाहरण को याद करते हैं जो हमने कक्षा में किया था, तो यह विशेष रूप से साइक्लोपेंटाडाइन एनायन सबसे स्थायी एनायन में से एक है, क्योंकि यह प्रकृति में एरोमेटिक है। ठीक है, इसके बारे में सोचो। इसमें तल है, यह तलीय या प्लेनर है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कुल 6 इलेक्ट्रॉन। यह भी अनुनादिनित या रेजोनेंट हो सकता है, जैसे कि यह वास्तव में इतने अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आप कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को उत्पन्न कर सकते हैं और वास्तव में इस विशेष कार्बेनायन को अधिक स्थायी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्बन ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज वहन करता है, वह वास्तव में sp3 संकरणित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है। यह sp2 संकरणित या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यह sp2 संकरणित या sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? क्योंकि अगर यह sp2 संकरणित या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉनों के उस जोड़े को p ऑर्बिटल में डाल सकता है। p ऑर्बिटल जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, और वह इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी या लोन पेयर को अन्य सभी कार्बन पर साझा किया जा सकता है, जो संयुग्मन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो बदले में अणु को एरोमेटिक बनाता है, जो बदले में इसे बहुत अधिक स्थिरता देता है। सही, तो इस मामले में सबसे अम्लीय या एसिडिक प्रोटॉन यह हरा है। तो अगला सवाल यह है कि pKa के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित यौगिकों की व्यवस्था करें। फिर से हमें वास्तव में सोचना है कि प्रत्येक यौगिक की अम्लता क्या है। ठीक है, तो चलो पहले को देखें। अब आपके पास एक एकल बंधन कार्बन के बजाय दोहरा बंधन है, और फिर आपके पास उस COOH से सटे त्रिक बंधन कार्बन है। ठीक है, तो ये यौगिक हैं। फिर से हम सबसे अम्लीय या एसिडिक प्रोटॉन को देखते हैं, जो इस मामले में COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन। और पहली बात जो हम करते हैं वह है कि हम इसका संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास संगत संयुग्म आधार या कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है। अब संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस की स्थिरता के बारे में सोचने के लिए पहले उस तत्व से शुरू करें जो ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को वहन करता है। यह तीनों मामलों में ऑक्सीजन है। तो हम वास्तव में उस तत्व के आधार पर अंतर नहीं कर सकते हैं जो ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज को वहन करता है। हम फिर से संगत अनुनाद संरचनाओं यानी कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की समान संख्या है, क्योंकि वास्तव में मैं उनमें से प्रत्येक के लिए इस तरह अनुनाद संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कर्षित कर सकती हूं। ठीक है, तो मैं वास्तव में अनुनाद संरचनाओं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की संख्या के आधार पर इसे अलग नहीं कर सकती। फिर मैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट को देखूंगी।
तो इस मामले में प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट इन समूहों द्वारा होने वाला है। तो एक मामले में आपके पास CH2CH3 समूह है, दूसरे मामले में आपके पास CH2 समूह है, और दूसरे मामले में आप CCH समूह जो वास्तव में त्रिक बंधन समूह है, सही है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो त्रिक बंधन कार्बन या sp संकरित कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वास्तव में प्रकृति में ऋण वैद्युत या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह इलेक्ट्रॉनों को दूर खींचना चाहता है अपने आप के करीब, क्योंकि उस कार्बन में बहुत अधिक उच्च s गुण है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज को इस ओर अधिक प्रभावी ढंग से खींचा जाता है, जबकि यहाँ की तुलना में और वास्तव में यहाँ खिंचाव कम है, ठीक है, जो इस संगत संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को और अधिक स्थायी बनाता है और संगत अम्ल को अधिक अम्लीय या एसिडिक बनाता है, ठीक है। तो जो बदले में इस संगत संयुग्म आधार या कॉरस्पॉडिंग कॉन्जुगेट बेस को और अधिक स्थायी बनाता है, जो प्रारंभिक अणु को बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक बनाता है। तो अम्लता क्रम या एसिडिटी ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि यह एक दूसरे की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक हो और पहले वाले की तुलना में दूसरा अधिक अम्लीय या एसिडिक हो। यह चलन होने वाला है क्योंकि sp संकरित कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 की तुलना में बहुत अधिक प्रेरणिक रूप से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला और sp3 की तुलना में sp2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कार्बन है, ठीक है। तो अब हम अगले को देखते हैं। प्रश्न यह है कि नीचे दिखाए गए फिनोल में 9, 10 और 11 के pKa मूल्य हैं और प्रश्न यह है कि कौन सा कौन है, ठीक है। A, B और C 3 फिनोल आपको दिए जाते हैं, सही, और प्रश्न है 9, 10 और 11 कौन सा कौन है। अब यदि आप वास्तव में फिनोल को देखते हैं जो कि सबसे अम्लीय या एसिडिक होने वाला है, उच्चतम अम्लता या एसिडिक है होने जा रहा है, इस पर क्लोरीन है, क्योंकि प्रत्येक मामले में वास्तव में आपके पास क्या है, आप संगत संयुग्म आधार या कॉरस्पॉडिंग बेस के रूप में फेनॉक्साइड आयन बनाने जा रहे हैं। इस मामले में यह विशेष फेनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी हो जाएगा क्योंकि अनुनाद संरचनाएं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी संभव हैं, लेकिन याद रखें कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को प्रेरणिक रूप या इंडक्टिवली खींच रहा है, तो यह बहुत अधिक स्थायी है। तो यह हमारा pKa 9 होगा, बहुत अधिक अम्लीय या एसिडिक संगत अणु। अब A और C के बीच आइए C के संगत संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस को देखें। अगर मैं इस अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कर्षित करती हूं, यदि आप इस कार्बन को यहां देखते हैं जो ऋण आवेश वहन किए हैं, सही, यह विशेष कार्बन। अब वह कार्बन उतना स्थायी नहीं है क्योंकि क्या होता है, उस मिथाइल समूह द्वारा प्रेरणिक रूप से या इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन दान करने जा रहा है ना। तो इस कार्बन की तुलना में यह बहुत अधिक अस्थायी होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ कार्बन की तुलना करती हूँ तो यहाँ नीले कार्बन बनाम यहाँ नीले कार्बन, जब उन पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है, इस मामले में C के लिए एक कम स्थायी होने वाला है क्योंकि इसमें मिथाइल समूह से आने वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रेरणिक रूप या इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन दान करने वाला मिथाइल समूह जो इसे अस्थायी बना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप A की तुलना में आपके पास C बहुत कम अम्लीय या एसिडिक है। यह pKa 10 होगा और यह pKa 11 होगा, ठीक है। तो यह मामला है। अब हम अपने अंतिम प्रश्नों पर जाते हैं। सवालों का आखिरी सेट, और सवाल का आखिरी सेट वास्तव में आपको एक संतुलन या इक्विलिब्रियम अभिक्रिया कर्षित करने के लिए कहता है और वे आपसे अभिक्रिया के Keq का पता लगाने के लिए कहते हैं, सही। चलो पहले वाला करते हैं। यह फिनॉक्साइड और H2S के बीच एक अभिक्रिया है। तो फिनॉक्साइड और H2S, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़ता है तो कृपया पहली बात यह सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि कौन सा अम्ल या एसिड है और कौन सा संयुग्म अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड है। इस मामले में फिनॉक्साइड हमारे आधार, H2S हमारे एसिड होने जा रहा है, संयुग्म अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड फिनोल होने जा रहा है और इसी संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस SH नेगेटिव होना चाहिए। अब H2S का pKa 7.9 के रूप में दिया गया है।
हम अपने pKa सूची से जानते हैं कि फिनोल का pKa लगभग 10 है, सही है। तो क्या मामला होगा? तो Keq होगा, तो वह है, अर्थात इसका वास्तव में अर्थ है कि संतुलन या इक्विलिब्रियम फिनोल की ओर खींचा जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका Keq बहुत अधिक धनात्मक या पॉजिटिव है। Keq मुझे फिर से आपको याद दिलाना चाहिए कि यह प्रतिक्रियावादियों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन पर उत्पादों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो H2S की तुलना में सिस्टम में बहुत अधिक फिनोल है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है। यह सवाल है कि NH4 यानी अमोनियम आयन और एसीटेट आयन के बीच की अभिक्रिया के लिए Keq क्या है? फिर से यह मेरा एसिड या अम्ल होने जा रहा है और यह मेरा आधार होने जा रहा है। यह मेरा आधार होगा और संबंधित संयुग्म अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड एसिटिक एसिड होने वाला है, ठीक है। अब Keq फिर से होगा, तो वह बनेगा 10 की पावर दायां pKa जो कि 5 है, माइनस बाएं pKa जो अमोनियम आयन है जो 10 है। तो यह होगा, जिसका अर्थ है कि उत्पाद वास्तव में संख्या में बहुत कम है। तो एसीटेट आयन वास्तव में अमोनियम आयन को डीप्रोटोनेट नहीं कर सकता है और Keq या अभिक्रिया वास्तव में इस तरह से संचालित होती है कि यह अभिकारकों की ओर ना होकर उत्पादों की ओर जाए। एक और सवाल करते हैं। अब प्रश्न अमोनिया और H3O के बीच है, सही। और फिर से यह मेरा आधार या बेस होने वाला है, यह मेरा एसिड या अम्ल है और हम यहाँ क्या बनाते हैं? हम अमोनियम आयन बनाते हैं और फिर हम पानी को अपने संयुग्म आधार या कॉन्जुगेट बेस के रूप में बनाते हैं, सही। अब यदि आप अपने Keq को देखें जो 10 पावर दाएं pKa है, तो 10 पावर 10, सही। यह मेरा संयुग्म अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड है, 10। यह दूसरी तरफ -1 है। तो मतलब अगर मैं हाइड्रोनियम आयन मिलाती हूं और अगर मैं अमोनिया को एक साथ जल्दी से मिलाती हूं, सही, तो मैं भारी मात्रा में इसका निर्माण करूंगी क्योंकि यह वास्तव में मेरे उत्पादों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो कि अभिकारकों की मेरी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1 है की तुलना में 10 पावर 11 है, सही है। तो अम्ल आधार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शंस वास्तव में हमें अनुमान लगाने का तरीका देते हैं कि यदि 2 अणुओं को फ्लास्क में मिलाया जाता है तो वास्तव में क्या होता है। क्या इसका मतलब यह है कि वे दोनों जल्दी प्रतिक्रिया करने वाले हैं, दोनों ही उत्पादों को बनाने के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं, या वे बस बैठेंगे, सही। तो उदाहरण के लिए पहले मामले में जब हमने पहली अभिक्रिया को देखा तो हमने अतिरिक्त फिनोल बनाया, सही, जिसका मतलब था कि अभिक्रिया आगे बढ़ने वाली है। जबकि दूसरे मामले में जब हम देख रहे थे एसीटेट वास्तव में अमोनियम आयन्स के साथ अभिक्रिया नहीं करता था, तो जिसका मतलब था कि अगर मैं इन दोनों आयनों को एक साथ मिलाती हूं तो बहुत कुछ नहीं होगा, वे ठीक 2 अलग अलग आयनों की तरह फ्लास्क में बैठेंगे, वे एक साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं। तो यही कारण है कि अम्ल आधार या एसिड और बेस पर महारत वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक सुराग देता है, जैसे कि मैं 2 यौगिकों की एक साथ प्रतिक्रिया करती हूं, क्या वे वास्तव में प्रतिक्रिया करेंगे या क्या वे केवल अभिक्रिया से बचेंगे और बस बेकार बैठेंगे, सही। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने एसिड या अम्ल और आधारों एसिड एंड बेसिस में महारत हासिल करें क्योंकि वे अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता का अनुमान लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।